बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। मिडल ईस्ट के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। सीरिया में बाज़ फौजी अड्डों पर हमले हुए हैं जिसके लिए इसराइल पर शक किया जा रहा है। ऐसे में अमेरिका के नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने सऊदी अरब और इसराइल का दौरा किया और जैसे जैसे ईरान न्यूक्लियर डील के ताल्लुक से डोनाल्ड ट्रंप की 12 मई की डेडलाइन करीब आ रही है, सफारती सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इन खबरों के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। सीरिया के हमा और एलेपो में फौजी ठिकानों पर मिसाइल हमले, बशार अल असद के हामी फाइटर्स हलाक, ईरानी भी शामिल। सीरिया में हमलों के लिए इसराइल पर शुबा, कई मिसाइल तबाह हो गए, इसराइल ईरान तनाव बढ़ा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने किया सऊदी अरब और इसराइल का दौरा, कहा ईरान के खिलाफ तमाम मुल्कों को मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए। अमेरिका सऊदी अरब और दूसरों को ईरान से टकराव के लिए उकसा रहा है, खलीजी मुल्क धोखे में न आए, तेहरान में खामनाई का खिताब। माइक पॉम्पियो ने गाजा में फलस्तीनियों पर क्रैकडाउन की मजम्मत करने से इनकार कर दिया, कहा इसराइल को हिफाजत का हक हासिल है। फलस्तीनियों को ट्रंप की शर्तें कबूल करनी चाहिए, अपना मुंह बंद रखना चाहिए। यहूदी लीडर से मोहम्मद बिन सलमान के खिताब की तफसील सामने आ गई। पीएलओ की अहम मीटिंग, इसराइल को तस्लीम करने का फैसला वापस लेने पर गौर किया गया। अफगानिस्तान के काबुल और कंधार में हमले, 40 से ज्यादा जाँ बहक, मरने वालों में बच्चे और जर्नलिस्ट भी शामिल। न्यूक्लियर डील पर 12 मई की डेडलाइन से पहले जबरदस्त सरगर्मियां, एमेनुअल मैक्रोन ने की हसन रूहानी और पुतिन से बातचीत, ट्रंप का नेतन्याहू को फोन। पाकिस्तानी ड्राइवर का बेटा बरतानिया का वजीर दाखिला बन गया। कठुआ वाकया मामूली है, जम्मू कश्मीर के नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर कोविंदर गुप्ता ने हलफ लेने के फौरी बाद बेहिस बयान दे दिया। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। शुरुआत करते हैं मिडल ईस्ट के धमाकू हालात से। सीरिया में मिसाइल हमले किए गए हैं जिससे हुकूमत के हामी 26 फाइटर्स हलाक हो गए हैं। बताया गया कि मरने वालों में कई ईरानी भी शामिल हैं। इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर नजर रखने वाली एक तंजीम ने बताया कि यह हमले इतवार की रात किए गए। तंजीम ने बताया कि हमलों में इसराइल का हाथ हो सकता है, जिसमें सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर मिसाइल्स की साइट्स पर निशाना लगाया गया। इस हमले में 60 सिपाही जख्मी भी हुए और 12 सिपाही लापता बताए गए हैं। ये हमले इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ते हुए तनाव के बीच किए गए हैं। ईरान हिजबुल्लाह और बशार अल असद के इत्तेहादियों से ताल्लुक़ रखने वाले एक ओहदेदार ने बताया कि 47वीं ब्रिगेड के अड्डे पर भी हमला किया गया जिसमें 200 मिसाइल तबाह हो गए और 16 लोग हलाक हुए, जिनमें 11 ईरानी शामिल हैं। ईरान की फारस न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि हमा और एलेपो सूबों में हथियारों के डिपोज पर मिसाइल हमले किए गए, लेकिन इस रिपोर्ट में इस बात को गलत बताया गया कि ईरानी एडवाइजर्स मरने वालों में शामिल है। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने ओहदेदारों के हवाले से इन रिपोर्ट्स को रद्द कर दिया कि ईरानी साइट्स को निशाना बनाया गया और ईरानी हलाक हुए। इस दौरान इसराइल के इंटेलिजेंस मिनिस्टर ने कहा कि वो ऐसे किसी हमले से वाकिफ नहीं है। उन्होंने इसराइल के आर्मी रेडियो से बातचीत करते हुए कहा कि सीरिया में तमाम गड़बड़ ईरान की फौजी मौजूदगी की वजह से है। इसराइल सीरिया में शुमाली महाज को खोलने की इजाजत नहीं देगा।
इस दौरान सीरिया के सरकारी टेलीविजन पर कहा गया कि हमा और एलेपो में फौजी ठिकानों पर रॉकेट हमले किए गए। साना न्यूज एजेंसी ने ओहदेदारों के हवाले से कहा कि सीरिया के दुश्मनों ने इतवार की रात 10:30 बजे के करीब ये हमले किए। सरकारी टेलीविजन पर धमाकों के बाद की तस्वीरें दिखाई गई। साना न्यूज एजेंसी ने यह नहीं बताया कि हमलों के लिए कौन जिम्मेदार है। अल जजीरा के नुमाइंदे ने बताया कि ये फौज पर होने वाले अब तक के सख्त हमलों में से एक है। एलेपो के लोगों ने बताया कि उन्होंने बड़े धमाके की आवाज सुनी। सरकारी ओहदेदारों ने मरने वालों की तादाद के बारे में कुछ नहीं कहा। सीरिया के एक एक्सपर्ट ने बताया कि ऐसा मालूम होता है कि यह हमला इसराइल की कार्रवाई है, लेकिन अब तक इस बात की तस्दीक नहीं की गई है। सीरिया में कई फौजी अड्डों पर ईरानी एडवाइजर्स तैनात हैं। इसराइल के वज़ीर दिफा एविगोर लिबरमैन ने कहा कि इसराइल सीरिया में आज़ादी से काम करेगा। हाल ही में सीरिया के बारे में इसराइल और ईरान के दरमियान तनाव काफ़ी बढ़ गया। एक महीना पहले इसराइल ने सीरिया के होम्स सूबे में फौजी अड्डे पर हमला किया था, जहां ईरान के फौजी तैनात हैं। इसराइली वज़ीर दिफा एविगोर लिबरमैन ने कहा कि हम सीरिया पर हमला करने का इरादा नहीं रखते, लेकिन अगर कोई समझता है कि इसराइल पर वो हमला कर सकता है तो उसे निशाना बनाया जाएगा, और इस बारे में कोई शक नहीं है कि हम जवाब देंगे और पूरी ताकत से जवाब देंगे। सीरिया के यरमुक और दूसरे इलाकों में सरकारी फौज के हमले जारी हैं। यरमुक में फ़लस्तीनियों का सबसे बड़ा रेफ्यूजी कैंप था, जहां पर आईएसआईएस ने कब्जा कर लिया था। सीरिया की सरकारी फौज ने यरमुक को छुड़ाने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने टेलीफोन पर बातचीत की और ईरान से मुताल्लिक़ कई मसाइल पर ख़यालात का तबादला किया। ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को तोड़ देगा। हफ्ते को ट्रंप और नेतन्याहू ने मिडल ईस्ट के इलाके में ईरान से होने वाले मसाइल और चैलेंजेस और ख़तरों का जायज़ा लिया। इसराइल के साबिक़ वज़ीर आज़म एहुद ओलमर्ट ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर इसराइल के हमले की धमकियों को नज़रअंदाज कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी हमले के उल्टा ज़्यादा नुकसानात होंगे। ओलमर्ट ने न्यूयॉर्क में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल की हुकूमत ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर कामयाबी से हमले की सलाहियत नहीं रखती। ओलमर्ट ने कहा कि हम सीरिया के साथ जो कर सकते हैं वो ईरान के साथ नहीं कर सकते। अमेरिका के नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने सऊदी अरब के बाद इसराइल का दौरा किया। इस मौके पर पॉम्पियो ने पिछले दिनों गाजा के एहतजाजियों पर इसराइल के सख्त क्रैकडाउन और कत्लेआम की मजम्मत करने से इनकार कर दिया। सऊदी अरब और इसराइल के बाद उन्होंने जॉर्डन का भी दौरा किया। अम्मान में उन्होंने जॉर्डन के वज़ीर ख़ारजा ऐमन सफ़ादी से मुलाकात की। पॉम्पियो ने मुलाकात के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इसराइलियों को अपनी हिफाजत का हक हासिल है और हम उनके इस हक की तायद करते हैं। उनसे पूछा गया था कि गाजा इसराइल सरहद पर मुजाहरों के बारे में अमेरिका की क्या राय है। उन्होंने कहा कि वो इसराइलियों की हिफाजत के हक की तायद करते हैं। इसराइल की हालिया कार्रवाइयों में गजा के कोई 50 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए। जब से सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल दिसंबर में इसराइल में अमेरिका के सफारत खाने को तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल करने का ऐलान किया है, अमेरिका और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात अब तक की सबसे ऊंची सतह पर पहुंच गए हैं। लेकिन फ़लस्तीनियों ने व्हाइट हाउस का बॉयकॉट शुरू कर दिया है। फ़लस्तीनी लीडर्स चाहते हैं कि अल-कुद्स या यरूशलेम उनकी मुस्तकबिल की रियासत का दारुल हुकूमत हो, जिस पर इसराइल ने 1967 की जंग में कब्जा कर लिया था। जॉर्डन के वज़ीर ने इस मौके पर कहा कि दो रियासती हल की तरफ मुनासिब पेशकदमी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से मिडल ईस्ट का इस्तेहकाम खतरे में पड़ गया है। पॉम्पियो ने कहा कि अमेरिका ये बात समझता है कि इसराइल और फ़लस्तीन को मिलकर कोई हल निकालना चाहिए, लेकिन वो दोनों फरीकों के दरमियान बातचीत कराने की कोशिशें कर रहे हैं। पॉम्पियो ने कहा कि यकीनन हम दो रियासती हल के लिए तैयार हैं। यकीनन हमारा मानना है कि इसराइलियों और फ़लस्तीनियों को बातचीत करनी चाहिए। इस 3 रोज़ा दौरे के दौरान पॉम्पियो ने फ़लस्तीनी ओहदेदारों से मुलाकात नहीं की। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की हैसियत से बाकायदा तौर पर तस्दीक किए जाने के बाद उन्होंने सबसे पहले इसराइल, सऊदी अरब और जॉर्डन का दौरा किया। माइक पॉम्पियो ने कहा कि हम चाहते हैं कि फ़लस्तीनी सियासी बातचीत के लिए आगे आएं। पॉम्पियो ने एक बार फिर मिडल ईस्ट में ईरान के बढ़ते हुए असर और रसूख के बारे में फिक्रमंदी का इजहार किया। उन्होंने इस मसले पर इसराइल और सऊदी अरब के लीडर्स के साथ बातचीत की। पॉम्पियो ने 7 साल से जारी सीरिया जंग के बारे में भी बात की, जहां पर ईरान ने काफ़ी असर बना लिया है। पॉम्पियो ने कहा कि वो चाहते हैं कि सीरिया में महफूज इलाके बनाए जाएँ। जॉर्डन के वज़ीर ख़ारजा सफ़ादी ने इस मौके पर पॉम्पियो के ख़यालात से इत्तफ़ाक़ करते हुए कहा कि जॉर्डन सीरिया जंग से मुतासर 3 मिलियन रेफ्यूजियों की मेज़बानी कर रहा है, जो सीरिया का पड़ोसी है। इससे पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने रियाद में ईरान पर लगाम कसने के लिए तमाम मुल्कों को मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान पूरे खित्ते का इस्तेहकाम बिगाड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान अपने प्रॉक्सी मिलिटेंट्स और दहशतगर्द तंजीमों की मदद से ये कार्रवाइयाँ कर रहा है। वो यमन के अलहूसियों को हथियार दे रहा है। वो बशार अल असद की कातिल हुकूमत की मदद कर रहा है। माइक पॉम्पियो ने कहा कि हम सऊदी अरब की सिक्योरिटी के लिए, ईरान के खतरात से निमटने के लिए हमारे सऊदी पार्टनर्स के साथ मिलकर काम
کرتے رہیں گے. ان خطروں کی شروعات یقیناً ایران سے ہوتی ہے. مائک پومپیو نے کہا کہ اگر یورپی پارٹنرز ایران نیوکلیئر ڈیل کو بہتر نہیں بنائیں گے تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس ڈیل کو توڑ دیں گے. ٹرمپ نے ایران نیوکلیئر ڈیل میں سدھار کے لیے 12 مئی کی ڈیڈ لائن دی ہے جو بہت جلد ختم ہونے والی ہے. اس موقع پر سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیر نے کہا کہ نیوکلیئر ڈیل کے معاملے پر ریاض ٹرمپ حکومت کی پالیسیوں کی تائید کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ ایران کو ہمارے علاقے میں مسلسل دخل اندازی کے نتیجے بھگتنے پڑیں گے. ٹرمپ نے خلیجی ملکوں سے کہا کہ وہ عراق اور سیریا میں گڑبڑ سے متاثرہ علاقوں میں اپنے سپاہیوں کو تعینات کریں اور جنگ کا خرچ برداشت کریں. عادل الجبیر نے کہا کہ سعودی عرب امریکہ کی نگرانی میں سیریا میں اپنے سپاہیوں کو تعینات کرنے کے لیے تیار ہے. سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو امن کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے رکھی جانے والی شرطوں کو مان لینا چاہیے. اسرائیلی میڈیا میں یہ بات کہی گئی. اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ محمد بن سلمان نے پچھلے مہینے نیو یارک کا دورہ کرتے ہوئے بند کمرے کی ایک میٹنگ میں یہودی لیڈر سے خطاب کیا. اس موقع پر انہوں نے فلسطین کے صدر محمود عباس پر تنقید کی. اسرائیل کے چینل 10 نے سفارتی عہدیداروں اور دستاویزات کے حوالے سے یہ خبر دی ہے. اس رپورٹ میں محمد بن سلمان کے حوالے سے کہا گیا کہ پچھلے کئی دہائیوں میں فلسطینی لیڈرشپ نے ایک کے بعد ایک کئی موقع کھو دیے اور امن کی تمام تجویزوں کو رد کر دیا جو اسے پیش کی گئی تھی. انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کو اب اس تجویز پر غور کرنا چاہیے اور بات چیت کے لیے تیار ہونا چاہیے اور اپنا منہ بند کرنا چاہیے اور شکایتیں ختم کرنا چاہیے. بن سلمان نے حال ہی میں صدر محمود عباس پر اس بات کے لیے زور دیا تھا کہ وہ امریکہ کے ایک امن سمجھوتے کو قبول کر لیں جس کے تحت یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دیا گیا, لیکن تب سے فلسطینی لیڈرشپ امریکہ کا بائیکاٹ کر رہی ہے. محمود عباس نے یہاں تک کہہ دیا کہ امریکہ امن کوششوں میں اب ان کا پارٹنر نہیں رہا. کہا جاتا ہے کہ محمد بن سلمان اور ٹرمپ کے داماد اور ایڈوائزر جیرڈ کشنر اسرائیل فلسطین مسئلے کو حل کرانے کے لیے کام کر رہے ہیں. ٹرمپ نے کشنر کو اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان بات چیت کرانے کے لیے ایک عہدیدار کی حیثیت سے مقرر کیا ہے. جب سے کشنر محمد بن سلمان سے کانٹیکٹ میں ہے اور ان سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں. حال ہی میں محمد بن سلمان نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اسرائیلیوں کو امن کے ساتھ رہنے کا حق حاصل ہے. ان کے اس بیان کو اس پس منظر میں دیکھا جا رہا ہے کہ سعودی عرب نے اسرائیل کو قبول کر لیا ہے. حالانکہ پہلے یہ خبریں آتی رہی ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان خفیہ تعلقات ہو گئے ہیں. اسرائیلی فوج نے اتوار کو غزہ سرحد کے قریب 2 الگ الگ واقعات میں 3 فلسطینیوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا. پہلے واقعے میں اسرائیلی فوج کے مطابق 2 فلسطینیوں نے غزہ سے اسرائیل میں گھسنے کی کوشش کی جس پر انہیں گولی ماری گئی. ان میں سے ایک فلسطینی جاں بحق ہو گیا اور دوسرے کو گرفتار کر لیا گیا. اسرائیلی فوج نے بتایا کہ دوسرے واقعے میں 2 ملٹری سرحد پار کرنے میں کامیاب رہے اور اسرائیلی سپاہیوں پر بم پھینکے جنہیں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا. غزہ کے کسی بھی گروپ نے ان واقعات کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. اسرائیلی فوج کی کارروائیوں کے بعد علاقے میں کافی تناؤ اور غم و غصہ دیکھا گیا. تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او کی ایک اہم میٹنگ ہوئی جس میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ واپس لینے پر غور کیا گیا. اس کے علاوہ فلسطینی سیاست کے کئی اہم مسائل اور پہلوؤں پر بھی اس میٹنگ میں غور کیا گیا. 9 سال میں پہلی مرتبہ پی ایل او کی فلسطین نیشنل کونسل کی میٹنگ رام اللہ میں ہوئی. محمود عباس کے مخالفین نے اسے ایک سیاسی چال قرار دیا ہے, لیکن بعض فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ یہ میٹنگ فلسطینی سیاست کا ایک اہم موڑ ہے. اس میٹنگ کے بارے میں اور زیادہ تفصیلات کا انتظار ہے. حماس کو اس میٹنگ میں حصہ لینے کے لیے نہیں بلایا گیا, لیکن بعض تنظیموں نے اس میٹنگ کا بائیکاٹ بھی کیا. پی ایل او کے عہدیدار صاحب برکات نے کہا کہ یہ میٹنگ ایک بہت نازک اور اہم وقت پر ہو رہی ہے اور فلسطینیوں کے لیے ایک اہم موڑ ہے. اس میٹنگ کے ایجنڈے میں اسرائیل کے تعلق سے امریکہ کی نئی پالیسیوں کو شامل کیا گیا. یہ میٹنگ ایک ایسے وقت ہوئی جب امریکہ بہت جلد یروشلم یا القدس کو اسرائیل کے دارالحکومت کی حیثیت سے باقاعدہ طور پر تسلیم کرنے والا ہے اور یروشلم میں اس کا سفارت خانہ کھلنے والا ہے. دنیا بھر سے وقت بریک کے بعد اور خبروں کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے. جموں کشمیر کے پلوامہ میں انکاؤنٹر کے بعد زبردست تناؤ پیدا ہو گیا اور بہار کے جہان آباد میں 8 لڑکوں نے ایک لڑکی کو بے لباس کر دیا. معصوم لڑکی گڑ گڑا کر بھیک مانگتی رہی اور لوگ ویڈیو بناتے رہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے. میں ہوں شجیع اللہ فراز. اس خبرنامے میں ہم آپ کے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں. آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر. سیریا کے حما اور ایلیپو میں فوجی ٹھکانوں پر میزائل حملے. بشار الاسد کے حامی فائٹرز ہلاک, ایرانی بھی شامل. سیریا میں حملوں کے لیے اسرائیل پر شبہ, کئی میزائل تباہ ہو گئے. اسرائیل ایران تناؤ بڑھا.
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने किया सऊदी अरब और इसराइल का दौरा, कहा ईरान के खिलाफ तमाम मुल्कों को मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए। अमरीका सऊदी अरब और दूसरों को ईरान से टकराव के लिए उकसा रहा है, खलीजी मुल्क धोखे में न आए, तेहरान में खामनाई का खिताब। माइक पॉम्पियो ने गाजा में फलस्तीनियों पर क्रैकडाउन की मजम्मत करने से इनकार कर दिया, कहा इसराइल को हिफाजत का हक हासिल है। फलस्तीनियों को ट्रंप की शर्तें कबूल करनी चाहिए, अपना मुंह बंद रखना चाहिए। यहूदी लीडर से मोहम्मद बिन सलमान के खिताब की तफसील सामने आ गई। पीएलओ की अहम मीटिंग, इसराइल को तस्लीम करने का फैसला वापस लेने पर गौर किया गया। अफगानिस्तान के काबुल और कंधार में हमले, 40 से ज्यादा जाँ बहक, मरने वालों में बच्चे और जर्नलिस्ट भी शामिल। न्यूक्लियर डील पर 12 मई की डेडलाइन से पहले जबरदस्त सरगर्मियां, एमेनुअल मैक्रोन ने की हसन रूहानी और पुतिन से बातचीत, ट्रंप का नेतन्याहू को फोन। पाकिस्तानी ड्राइवर का बेटा बरतानिया का वजीर दाखिला बन गया। कठुआ वाकया मामूली है, जम्मू कश्मीर के नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर कोविंदर गुप्ता ने हलफ लेने के फौरी बाद बेहिस बयान दे दिया। जारी का इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में सरकारी इमारतों के करीब एक के बाद एक दो ताकतवर धमाके हुए, जिनमें कम से कम 30 लोग जाँ बहक हो गए और 50 से ज्यादा जख्मी हुए। बताया गया कि ये धमाके पीर की सुबह मसरूफ वक्त में हुए। पहला धमाका एक मोटरसाइकिल सवार ने एक सिक्योरिटी इमारत के करीब किया। इसके कुछ देर बाद दूसरा धमाका किया गया, जिससे कई रिपोर्टर्स भी जद में आ गए। ये लोग पहले धमाके के मकाम पर जमा हुए थे। बताया गया कि कोई 9 जर्नलिस्ट मरने वालों में शामिल है। न्यूज एजेंसी AFP ने तस्दीक की कि उसका चीफ फोटोग्राफर शामराई मरने वालों में शामिल है। ISIS ने इन धमाकों की जिम्मेदारी कबूल की है। एक हफ्ते पहले ISIS ने ही काबुल में एक दफ्तर पर हमला किया था, जहां वोटर्स का रजिस्ट्रेशन हो रहा था। इस हमले में 30 लोग मारे गए थे। अल जजीरा के नुमाइंदे ने बताया कि काबुल में दूसरा हमला करने वाला खुदकुश बमबरदार जर्नलिस्ट के भेस में था। जो जर्नलिस्ट हलाक या जख्मी हुए, उनका ताल्लुक अलग अलग टीवी चैनल से है, जिनमें अफगानिस्तान का आई टेलीविजन, आज़ादी रेडियो, रेडियो फ्री यूरोप, अल जजीरा, टोलो न्यूज़ और दूसरे इदारे शामिल हैं। इस दौरान अफगानिस्तान के कंधार में एक हमला आवर ने एक मस्जिद के करीब कार्रवाई की, जिससे कम से कम 11 स्कूली बच्चे जाँ बहक हो गए। बताया गया कि कंधार के हमले में हमला आवर ने रोमानिया के सिपाहियों को निशाना बनाने की कोशिश की, जो पेट्रोलिंग ड्यूटी पर थे। जिस वक्त ये वाकया पेश आया, करीब में वाक़ई एक स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे। खबरों में ये नहीं कहा गया कि हमला आवर कौन था और उसका ताल्लुक किस ग्रुप से था। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने कहा है कि अमरीका सऊदी अरब और दूसरे मुल्कों को इस बात के लिए उकसा रहा है कि वो ईरान से टक्कर लें। सुप्रीम लीडर ने कहा कि अमरीकी सऊदी अरब और खित्ते के दूसरे मुल्कों को उकसा रहे हैं और उन्हें इस्लामी जमहूरिया ईरान के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन अगर उनमें समझदारी है तो उन्हें अमरीका के धोखे में नहीं आना चाहिए। खामनाई ने यह बातें कैसे वक्त कही जब एक दिन पहले ही अमरीका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने सऊदी अरब का दौरा करते हुए कहा कि खलीजी मुल्कों को चाहिए कि वो ईरान का मुकाबला करने के लिए एक हो जाएं। तेहरान में मे डे से पहले मजदूरों और सनतकारों की एक मीटिंग से खिताब करते हुए सुप्रीम लीडर ने कहा कि अमरीकी नहीं चाहते कि इस्लामी जमहूरिया से मुकाबले की वो कीमत उठाए और बर्दाश्त करे। ईरानी कौम काफ़ी ताकतवर है, ये लोग चाहते हैं कि खित्ते के दूसरे मुल्क इसकी कीमत चुकाएं। खामनाई ने कहा कि खित्ते के बाज़ मुल्कों को मालूम होना चाहिए कि अगर वो इस्लामी जमहूरिया ईरान से मुकाबला करेंगे तो यकीनन उन्हें मार पड़ेगी और उन्हें शिकस्त होगी।
ईरान ने कहा कि सऊदी अरब के साथ अमेरिका की पार्टनरशिप के नतीजे में मिडिल ईस्ट में हथियारों की दौड़, इंतहा पसंदी और जंग को हवा मिलेगी और इस्तेहकाम मुतासिर होगा। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान बहराम कासमी ने कहा कि खित्ते में ईरान के रोल और ईरान की मौजूदगी के बारे में सेक्रेटरी स्टेट माइक पॉम्पियो ने जो कुछ कहा है वो पहले कहे गए झूठ और खोखले दावों को दोहराना है। कासमी ने कहा कि इराक और सीरिया में ईरान की मौजूदगी वहाँ की जायज़ हुकूमतों की दरख्वास्त पर है और दहशतगर्दों से मुकाबला करने के लिए है। जब तक दोनों हुकूमतों को दहशतगर्दी से मुकाबले के लिए ईरान की मदद की ज़रूरत होगी, ये मदद जारी रहेगी। अलहूसियों के लिए ईरान की तायद के बारे में उन्होंने कहा कि यमन के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो झूठ है और इसका मकसद सऊदी अरब की तरफ से किए जाने वाले जुर्म पर पर्दा डालना है और दुनिया की तवज्जो वहाँ से हटाना है। सऊदी अरब को एक अहम पार्टनर करार देने पर उन्होंने माइक पॉम्पियो पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के नातजुर्बेकार और झगड़ालू सियासतदानों के साथ अमेरिका के मुहिम पसंद लीडर्स ऐसी पॉलिसियों पर अमल कर रहे हैं जो बहुत भयानक है, लेकिन अब तक अमेरिका और सऊदी अरब की पार्टनरशिप के तबाहकुन नतीजे निकले हैं जिनमें खून खराबा, दुश्मनी और खित्ते के मुल्कों में भरोसे की कमी और बदअमनी देखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि ये एक नापाक पार्टनरशिप है जिसका बुरा असर मुआशी और इंसानी तरक्की और अमन और खुशहाली पर पड़ेगा। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर न्यूक्लियर डील से हटकर किसी दूसरी शर्त को कबूल नहीं करेगा। रूहानी ने फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन के साथ टेलीफोन पर बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर डील का फैसला आलमी कानून की बुनियाद पर होना चाहिए और ईरान इस समझौते से हटकर किसी पाबंदी या शर्त को कबूल नहीं करेगा और इस समझौते पर फिर से कोई बातचीत नहीं हो सकती। ईरानी सदर ने कहा कि न्यूक्लियर समझौते पर अमल से खित्ते की सिक्योरिटी और ताउन बेहतर होगा और यह समझौता ईरान और मगरबी मुल्कों के बीच भरोसे की एक अहम बुनियाद है। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर डील के ताल्लुक से अमेरिका का रवैया समझौते की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका के किसी भी फैसले से निपटने के लिए मंसूबे बना लिए हैं। फ्रांस के सदर ने कहा कि उनका मुल्क इस समझौते पर बरकरार रहेगा। उन्होंने कहा कि वो इस समझौते के तहत किए गए वादों के पाबंद हैं और उनका मुल्क एक मजबूत मिडल ईस्ट देखना चाहता है और उसका ख्याल है कि न्यूक्लियर डील खित्ते के मसाइल को हल करने के लिए एक अहम मॉडल है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन और फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन ने भी ईरान न्यूक्लियर डील को बचाने की जरूरत से इत्तेफाक किया। रशियन हुकूमत के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि दोनों लीडर्स ने 12 मई की डेडलाइन से पहले पीर के दिन इस बारे में बातचीत की। दोनों लीडर्स ने इस समझौते को बरकरार रखने की तायद की। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के डिप्टी कमांडर ने मिसाइलों को ईरान की हिफाजत के लिए मुल्क का असासा करार दिया और कहा कि ये मिसाइल्स ईरान की फौजी ताकत का लाजमी हिस्सा हैं। ब्रिगेडियर जनरल हुसैन सलामी ने तेहरान की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए ये बात कही। यमन के अलहूसियों ने कहा कि वो सऊदी अरब में हमले तेज कर देंगे और ऑयल फील्ड्स को निशाना बनाएंगे। यमन जंग के 3 साल पूरे हो गए हैं और चौथे साल में ये जंग दाखिल हो गई है। अलहूसियों के सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के एक अहम लीडर मोहम्मद अल बुकैती ने अखबार फाइनेंशियल टाइम्स से बातचीत करते हुए कहा कि अलहूसी फाइटर्स अपनी तरफ से खुद ही मिसाइल बना रहे हैं और उन्होंने सऊदी अरब के इस इल्जाम को रद्द कर दिया कि ईरान अलहूसियों को मिसाइल दे रहा है। अल बुकैती ने कहा कि अलहूसियों की तरफ से सऊदी अरब के जीजान में अहम मकामात पर हमले किए गए और ये हमले अलहूसी लीडर सालेह समद की हलाकत का बदला लेने की शुरुआत है। अल बुकैती ने कहा कि यमन में सालेह समद की हलाकत को यूं ही बेकार जाने नहीं दिया जाएगा और वो बदला लेने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। बरतानिया की वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले साजिद जावेद को मुल्क का नया वज़ीर दाखिला बना दिया है। बाज़ मसाइल की वजह से वज़ीर दाखिला अंबर रूट ने इस्तीफ़ा दे दिया, जिसके बाद साजिद जावेद को उनकी जगह वज़ीर दाखिला बनाया गया। साजिद जावेद 1969 में पैदा हुए, वो कंजर्वेटिव पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। वो एक बैंकर रह चुके हैं। 2010 से वो पार्लियामेंट के रुकन हैं। उन्होंने इससे पहले कई अहम ओहदों पर काम किया। उनके माँ बाप का ताल्लुक़ पाकिस्तान के पंजाब सूबे के साहिवाल ज़िले से है और उनके वालिद बस ड्राइवर की हैसियत से काम करते थे। यह खानदान पाकिस्तान से बरतानिया आ गया था और सबसे पहले लंकाशायर में बसा था। यूनाइटेड नेशंस की एक टीम म्यांमार पहुंची ताकि रोहिंग्या मसले की तहकीकात की जा सके। ये टीम आंग सान सू की से भी मुलाकात करेगी। इस टीम में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नुमाइंदे शामिल हैं। 2 दिन के इस दौरे के दौरान ये टीम राखीन भी जाएगी और म्यांमार के फौजी लीडर से भी मुलाकात करेगी। अब देखते हैं कुछ खबरें इंडिया की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक एनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 मिलिटेंट्स हलाक हो गए। इस एनकाउंटर में मारे गए मिलिटेंट्स की पहचान समीर भट्ट और आकिब खान की हैसियत से की गई है। एक सीनियर पुलिस ओहदेदार ने यह बात बताई। इस दौरान एनकाउंटर के मकाम के करीब एहतजाजियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झाड़पों में एक सिविलियन हलाक हो गए और कई एहतजाजी जख्मी हुए। इससे पहले एक एनकाउंटर में एक फौजी मेजर और एक सिपाही जख्मी हुआ। पुलवामा में एनकाउंटर के मकाम दरिगाम और आसपास के इलाकों में तनाव देखा गया।
जम्मू कश्मीर की पीडीपी हुकूमत में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की गई हैं और कैबिनेट में कई नए चेहरों को शामिल किया गया है। रियासती असेंबली के स्पीकर कोविंदर गुप्ता और दूसरों को महबूबा मुफ्ती की हुकूमत में वजीर की हैसियत से शामिल किया गया है और उन्होंने हलफ ले लिया है। गुप्ता निर्मल सिंह की जगह नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। इस दौरान गुप्ता ने ओहदे का हलफ लेने के बाद एक बेहिस बयान के जरिए तनाज़ा पैदा कर दिया। गुप्ता ने कहा कि कठवा गैंगरेप एंड मर्डर केस का वाकया एक छोटा वाकया है। गुप्ता ने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए अपने रिमार्क्स पर बाद में सफाई दी और कहा कि मीडिया ने उनके बयान को गलत ढंग से पेश किया। गुप्ता ने जम्मू में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि कठवा मामला एक छोटी सी बात है, उसे इतना तूल नहीं देना चाहिए। इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि ऐसे वाकयात फिर से दोहराए ना जाएं। हमें इस लड़की को इंसाफ दिलाना चाहिए। हुकूमत के सामने कई बड़े चैलेंजेस है। बाद में सफाई देते हुए गुप्ता ने कहा कि ये मामला अदालत में है, वो चाहते हैं कि मुजरिमों को सजा मिले। कई तंजीमों और पार्टियों ने गुप्ता के इस बयान पर तनकीद की। बिहार के जहानाबाद जिले में 8 लड़कों के खिलाफ एक केस दर्ज कर लिया गया है और एक लड़के को गिरफ्तार किया गया है। एक वीडियो सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई। इस वीडियो में बाज लड़कों को एक 14 साल लड़की का जबरदस्ती लिबास उतारते हुए देखा जा सकता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया। इस वीडियो में लड़की को रोते हुए और गिड़गिड़ाते हुए देखा जा सकता है, लेकिन इसका बेरहम लड़कों पर कोई असर नहीं होता है और वो उसे बेलिबास करने की कोशिश करते हैं। इनमें से बाज लड़के मोटरसाइकिल पर सवार हैं। ये लड़की रोती है और हाथ जोड़कर भीख मांगती है, लेकिन लड़के उसके साथ बदसलूकी करते हैं, उसे गाली देते हैं और गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं। खबरों में कहा गया कि 8 लड़कों ने लड़की को घसीटा और उसके कपड़े उतारे और आसपास चलने वाले लोग बड़ी बेशर्मी से उसे बचाने की कोशिश करने के बजाय उसका वीडियो बनाते रहे। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। सीरिया के हमा और एलेपो में फौजी ठिकानों पर मिसाइल हमले, बशर अल असद के हामी फाइटर्स हलाक, ईरानी भी शामिल। सीरिया में हमलों के लिए इसराइल पर शुबा, कई मिसाइल तबाह हो गए। इसराइल ईरान तनाव बढ़ा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने किया सऊदी अरब और इसराइल का दौरा, कहा ईरान के खिलाफ तमाम मुल्कों को मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए। अमेरिका सऊदी अरब और दूसरों को ईरान से टकराव के लिए उकसा रहा है। खलीजी मुल्क धोखे में न आए, तेहरान में खामनाई का खिताब। माइक पॉम्पियो ने गाजा में फलस्तीनियों पर क्रैकडाउन की मजम्मत करने से इनकार कर दिया, कहा इसराइल को हिफाजत का हक हासिल है। फलस्तीनियों को ट्रंप की शर्तें कबूल करनी चाहिए, अपना मुंह बंद रखना चाहिए। यहूदी लीडर से मोहम्मद बिन सलमान के खिताब की तफसील सामने आ गई। पीएलओ की अहम मीटिंग, इसराइल को तस्लीम करने का फैसला वापस लेने पर गौर किया गया। अफगानिस्तान के काबुल और कंधार में हमले, 40 से ज्यादा जाँ बहक, मरने वालों में बच्चे और जर्नलिस्ट भी शामिल। न्यूक्लियर डील पर 12 मई की डेडलाइन से पहले जबरदस्त सरगर्मियां, एमेनुएल मैक्रोन ने की हसन रूहानी और पुतिन से बातचीत, ट्रंप का नेतन्याहू को फोन। पाकिस्तानी ड्राइवर का बेटा बरतानिया का वजीर दाखिला बन गया। कठवा वाकया मामूली है, जम्मू कश्मीर के नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर कोविंदर गुप्ता ने हलफ लेने के फौरी बाद बेहिस बयान दे दिया। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफराज सबको दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।